राधा, ओ राधा, इस बैग को अंदर रख दो। अरे आ गए आप। पर आप इतने उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है। तुम एक काम करो, इस बैग को अंदर ले जाओ और इसमें से किताबें निकाल कर फेंक दो और इसमें मेरे कपड़े पैक कर दो। आपको हो क्या गया है? क्योंकि जिन किताबों को आप अपने कपड़ों से ज्यादा संभाल कर रखते थे और अपने सीने से लगा कर रखते थे, आज आप उन्हीं किताबों को फेंकने के लिए कह रहे हो। आखिर बात क्या है? मुझे भी तो बताओ, आप इन किताबों को फेंकने के लिए क्यों कह रहे हो? देखो, समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। जैसे कि मुझे कल किताबों की जरूरत थी तो मैंने रख ली, अब मुझे जरूरत नहीं है तो इस बैग को अंदर रख आओ। ये तो मैं समझ गई, लेकिन अब आप मुझे ये बताएंगे कि इन किताबों की जरूरत क्यों नहीं है? मुझे अब इन किताबों की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अब पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए। लेकिन क्यों? क्यों आप पढ़ना नहीं चाहते? कोई तो वजह होगी। वजह कुछ भी नहीं है, अब मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, समझी? देखिए, मैं अनपढ़ जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कोई भी शख्स बिना वजह के कोई भी काम नहीं करता और ना ही उसे छोड़ता है। इसीलिए आप मुझे साफ साफ बताइए कि बात क्या है। राधा, बात दरअसल ये है कि आगे पढ़ाई करने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। आपको इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं लेना चाहिए था, आपको मुझे भी बताना चाहिए था। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका फर्ज बनता है कि आप कोई भी फैसला लो तो मुझे बताकर ही लो। मैंने बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लिया है, क्योंकि राधा, हम इतने पैसे वाले लोग तो है नहीं कि आगे की पढ़ाई का खर्चा हम झेल सकें। मैं मानती हूँ कि हम पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन इतने ज्यादा कमजोर भी नहीं है कि हम बिना कोशिश करे ही हार मान लें। इसलिए आप मेरी बात मानो और आगे की पढ़ाई की तैयारी करो। ठीक है, मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ये बताओ, इस पढ़ाई को पैसे कौन देगा? तुम घर बेचोगी या किसी से कर्ज लाओगी? बताओ। आप चिंता मत करो, ना ही तो हमें कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घर बेचने की। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तैयारी करो, पैसे मैं लेकर आऊंगी। तुम कहाँ से पैसे मांग कर लाओगी? अपने मायके से, वो भी भीख मांग कर? तुम्हें खूब पता है मैं भीख के पैसों से नहीं पढ़ाई करूंगा। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि अपनी मेहनत से कमाकर आपको पैसे ला कर दूंगी। इसका मतलब तुम मेरी खातिर मेहनत मजदूरी करोगी? हाँ, आपकी खातिर तो मेहनत मजदूरी करना मेरे लिए एक छोटी सी बात है। मैं तो आपके लिए अपने खून का एक एक कतरा भी बेच सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे पति हैं और पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। राधा, मुझे तुम्हारी बातों से मेरी टूटी हुई हिम्मत वापस आ गई है। अब मैंने ये फैसला बदल लिया है, मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरी बात का सम्मान रखा, इसलिए धन्यवाद। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और दिन तो नहीं आते हो। वो आज मैं कोचिंग नहीं गया, इसीलिए जल्दी आ गया। लेकिन तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वो घर में राशन खत्म हो गया था, मैं बस वही लेने जा रही थी। राशन खत्म हो गया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जाकर ले आता राशन। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, आप घर चलिए, मैं राशन लेकर आती हूँ। नहीं, राशन तुम नहीं, राशन मैं ले आऊंगा। अभी तुम मेरे साथ घर चलो। आप ले आओगे तो ठीक है, चलिए घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, राशन मैं ले आऊंगा। अबे यार, अपना गांव पहले से काफी बदल गया है, काफी तरक्की पे है क्या? हाँ भाई, तरक्की तो हुई है, लेकिन आपको बदला बदला इसलिए लग रहा है कि आप काफी दिनों बाद आए हो ना। हाँ यार, तू सही कह रहा है, इसीलिए मुझे अपना गांव बदला बदला सा लग रहा है। और सुनाओ राजू भाई, ठीक हो? हाँ भाई, मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप तो ठीक हो?
हम तो ठीक ही हैं, लेकिन तुम दोनों पति पत्नी कहाँ से आ रहे हो? मुझे लगता है दोनों साथ ही पढ़ने जाते हो। अरे भाई, ये दोनों साथ साथ कैसे पढ़ने जा सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है? इसकी पत्नी है, ये अनपढ़ है, अनपढ़। क्या अनपढ़ है? राजू, क्या सच में तेरी पत्नी अनपढ़ है? हाँ भाई, ये बिल्कुल सच कह रहा है। मेरी पत्नी अनपढ़ है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत समझदार है। समझदार तो है, लेकिन फिर भी तेरे साथ ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि तू इतना पढ़ा लिखा और तेरी पत्नी कहाँ अनपढ़। भगवान ने ये तेरे साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि तुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को पत्नी भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। नहीं भाई, भगवान ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि मेरी पत्नी अनपढ़ जरूर है, लेकिन नासमझ नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे समाज में अनपढ़ होना किसी गुनाह से कम नहीं है। इसीलिए मुझे अनपढ़ लोगों से सख्त नफरत है, इसीलिए पढ़ाना चाहिए। देखिए भाई, ये आपकी पर्सनल सोच है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है। ए, तू ज्यादा मत बोल, हम सब जानते हैं तू सिर्फ अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए बोल रहा है ये बात है, वरना अंदर से तो तुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। मेरी पत्नी अनपढ़ है तो क्या हुआ? इसमें शर्मिंदगी वाली बात कौन सी है जो तुम इतनी घटिया बात कर रहे हो? क्या पढ़े लिखे लोग ही इंसान होते हैं, अनपढ़ नहीं होते? हम ये नहीं कहते कि अनपढ़ इंसान नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं, बस फर्क इतना होता है पशु में और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा तुम जैसे नीच और कमीने लोग ही मानते हैं, हम नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें नीच और कमीना बोलने की? क्या अपनी औकात भूल गया है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? तुम पैसे वाले अपने लिए होगे, हमारे लिए नहीं। राधा, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? तुम जानती हो ये कैसे लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं कि ये लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे फिर अंजाम कुछ भी हो। बस भगवान के लिए चुप ही हो जाओ। भाई, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसे आप माफ कर दीजिए। नहीं भाई, इस अनपढ़ गवार को अभी सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो ये हम पर आगे भी हाथ उठा सकती है। भाई, इसे आप ही समझाइए, मेरी पत्नी आपके बारे में जानती नहीं थी, इसीलिए हाथ उठा दिया। अब मैं इसे क्या समझाऊं? तू समझाता अपनी पत्नी को कि हम कौन है और हमारी हैसियत क्या है। भाई, इसे मैं सब समझा दूंगा, आप इसे माफ कर दीजिए। आपके बारे में और आपके खानदान के बारे में ये जानती नहीं थी। चल ठीक है, तू कहता है तो इसे हम माफ कर देते हैं, लेकिन याद रखना आइंदा ऐसी गलती है कभी दोबारा नहीं करे। नहीं, ये जानती नहीं है हमें और हमारे खानदान को। भाई, आप चिंता ना करें, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगा। हमें माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, चलो। क्या हुआ? चुप क्यों है? क्या सोच रहा? भाई, आप जैसे पूछ रहे हो जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है। पता है। तूने उस राजू की पत्नी की बात है कुछ ज्यादा ही सीरियस ले ली है, ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है, उसने मुझ पर हाथ उठाया और आपने उससे कुछ नहीं कहा, उसे ऐसे ही जाने दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, जब हमने उसे माफ कर दिया तो कर दिया, अब हमें उससे कुछ भी कहना बेकार है। भाई, उस अनपढ़ को सिर्फ आपने माफ किया है, मैंने नहीं। मैं उस अनपढ़ के लिए सबक एक ना एक दिन जरूर सिखाऊंगा। नहीं, हम उसे अब माफ कर चुके हैं, तू उससे कुछ भी नहीं कहेगा। सारी गलती उसी की नहीं, कुछ गलती तेरी भी थी। अगर तू उसके पति पर हाथ नहीं उठाता तो वो भी तुझ पर हाथ नहीं उठाती, इसलिए ये सारी बातें भूल जा। भाई, गलती मेरी नहीं, गलती उस राजू की है। वो हमें नीच और घटिया नहीं बोलता तो मैं उसे थप्पड़ नहीं मारता, और अगर मैंने थप्पड़ मार भी दिया तो बदले में थप्पड़ मुझे राजू मारता। उसकी पत्नी ने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? पता है तुझे उसने थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि कोई भी पत्नी अपने सामने अपने पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझा तू? अच्छा, तो उसने थप्पड़ इसीलिए मारा। चलो ठीक है, अब उससे बदला लेने में और भी मजा आएगा। बदला बराबरी वाले लोगों से लिया जाता है, उन गरीब इंसानों से नहीं, समझा तू? चल अब चलते हैं। आपने उन लोगों से माफी क्यों मांगी? गलती तो उन लोगों की थी। देखो राधा, गलती किसी की भी थी, लेकिन ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन सारी गलती मेरी ही नहीं थी, गलती तो उन लोगों की थी। पहले उन्होंने आप पर हाथ उठाया था, मैंने तो बाद में उठाया, और ऊपर से आप मुझसे ही पूछ रहे हो उन लोगों से पूछने की जगह। तुम कुछ भी कहो राधा, लेकिन हम उन लोगों से पूछ नहीं सकते। क्यों?
क्यों नहीं पूछ सकते? जब गलती उनकी है तो हम पूछ सकते हैं। राधा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बातों को? हम गरीब लोग हैं और गरीब लोग अमीर लोगों से हमेशा दबकर ही रहते हैं। आखिर हम कब तक इन अमीरों से दबकर रहेंगे? हमें एक ना एक दिन तो आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि सारी जिंदगी तो हम ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकते। राधा, जब तक हम इस गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम अपनी मेहनत से एक ना एक दिन इस गरीबी के दलदल से जरूर बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो, जाकर आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। सुनो जी, आप खाना खा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन इस तरह खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह से क्या मतलब? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप इस तरीके से दिल छोटा करने वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुमसे कोई गलती हुई है। बात यह है कि तुम मेरे होते हुए मेहनत मजदूरी करने जाती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, आप मुझे जबरदस्ती मेहनत मजदूरी करने के लिए थोड़ी ना भेजते हो, मैं तो अपनी मर्जी से जाती हूँ, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति की हर मुश्किल आसान करूं, ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। राधा, मैं तुम पर पहले से ही गर्व करता हूँ और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम जैसी समझदार और मेहनती पत्नी मिली हो मुझे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब मैं चलती हूँ, आप ध्यान से खाना खा लेना। ओ अनपढ़, हमने सुना है तू अपने पति को मेहनत मजदूरी कर कर पढ़ा रही है। क्या ये बात सच है या ऐसे ही झूठ? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने पति को पढ़ा रही हूँ और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन इस गांव का नाम रोशन जरूर करेंगे। ओ अनपढ़, ज्यादा बड़े सपने मत देख। तेरे पति पर अपने बाप का नाम तो रोशन हुआ नहीं, तो वो गांव का नाम क्या रोशन करेगा? मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी मेहनत को ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे। वो इस गांव का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ओ ज्यादा मत बोल, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने बोलने की, समझी तू? मैं जो बोलती हूँ वो तुम लोगों को करके भी दिखाऊंगी, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि मेरी औकात क्या है। हमारे लिए अनपढ़ पशु समान है। जिस तरह पशु की कोई औकात नहीं होती, उसी तरह अनपढ़ की हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। औकात सबकी होती है, अनपढ़ होने से कुछ नहीं होता, बस संस्कार होने चाहिए। तू ये संस्कार हमें मत सिखा, जाके अपने पति को सिखा। चल निकल यहाँ से। मुंशी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और राजू ठीक हो? कैसे आए? राधा से मिलने आए क्या? बुलाऊं राधा को? नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ, उसे तो काम करने दो। मैं इधर से निकल कर जा रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिलता ही चलूं। रे ये तो अच्छा किया तुम मुझसे मिलने आ गए। वैसे राजू, तुम आगे क्या करना चाहते हो? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं तो सोच ही रहा हूँ कि आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। फिर भी आपसे मिला हूँ तो आप ही बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं। अरे नहीं राजू, ये मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि इंसान को अपने मन का काम करना चाहिए, दूसरे के मन का नहीं। इसलिए ये तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। मुंशी जी, मैं तो आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अब आप बता दीजिए आगे मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी सही रहेगी या नहीं। क्यों सही क्यों नहीं रहेगी? तुम्हें बिल्कुल सही रहेगी, इसमें क्या बात है। और वैसे भी जो काम मन से होता है ना, वो हमेशा सही होता है। मुंशी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मन से किया हुआ कार्य हमेशा सफल रहता है। तुम्हारे लिए तो बहुत ही मन से और मेहनत से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी खातिर तुम्हारी पत्नी मजदूरी कर रही है।
मुंशी जी, मेरी पत्नी ने ही मुझे हिम्मत दी है जो मैं यूपीएससी की परीक्षा करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं तो अंदर से टूट ही गया था। मैंने तुम्हारी पत्नी का आत्मविश्वास देखा है, उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, जो भी कहती है वो करती है और वो तुम्हारा साथ हमेशा देगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी पत्नी है। अंकल जी नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुंशी जी, ये कौन है? ये मालिक का बेटा है नितिन। और नितिन बेटे, पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है? हाँ अंकल जी, पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक चल रही है। अब मैं चलता हूँ। ये तो बहुत संस्कारी बच्चा है, इतने बड़े भट्टे का मालिक होकर भी आपका आदर सम्मान करता है। हाँ, ये लड़का बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है। इसके पिताजी बिल्कुल भी घमंड नहीं करते, इसलिए ये भी बिल्कुल घमंड नहीं करता। और वैसे भी इंसान को घमंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि घमंड बर्बादी की निशानी होती है। मुंशी जी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही मिलने आ गया है। क्यों? ये तुमसे मिलकर क्या करेगा? कुछ तो बात होगी। कोई बात नहीं है, ये यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसी के बारे में बात कर रहा था, बस यही बात है। तुझे हमने उस दिन कितना समझाया, तू यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? तुझे मालूम है उसमें कितना खर्चा आएगा? आप लोग हर समय नेगेटिव बातें क्यों करते हो? उस दिन भी आप यही कह रहे थे कि यूपीएससी तैयारी करके क्या करेगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा। मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। पाप तो नहीं कर रहा, लेकिन हम उस दिन भी तुझसे सही कह रहे थे और आज भी, क्योंकि इतनी तेरी औकात नहीं जो तू यूपीएससी की तैयारी कर सके, समझा तू? यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, औकात की नहीं, समझे तुम लोग? यही तो बात होती है तुम गरीब और नीच लोगों की। अगर तुम्हें कोई समझदारी की बात बताए तो तुम्हें उसकी बात का ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म ढा रहा हो। लगता क्या है, तुम अमीर लोगों ने तो हम गरीब लोगों पर अत्याचार ही किया है। तुम तो हमेशा हमें सताते ही आ रहे हो। अभी हमने तुम्हें सताया कहाँ है? अगर हमने सोच लिया ना तुम्हें सताने का, तो तुम कभी हमसे नजर उठाकर बात भी नहीं कर सकते, समझे? क्यों? तुम लोगों ने हमें कब नहीं सताया है? तुम लोगों ने तो हमें हर समय सताया है। इतिहास उठाकर देख लो, तुम अमीर लोगों ने गरीब लोगों को हमेशा सताया ही है। हम इतिहास तुझसे ज्यादा जानते हैं। हम अमीरों के रहमो करम पर ही तुम जिंदा हो, वरना कब के अब तक तुम मिट्टी में मिल गए होते। तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम अपने अमीरी के घमंड में कर रहे हो, समझे? क्योंकि मिट्टी में मिलाना या ना मिलाना ये ईश्वर का काम है, तुम अमीरों का नहीं। तुम सब गरीब लोग होते ही ऐसे हो, तुम्हें समझाना तो बिल्कुल बेकार की बात है। लेकिन फिर भी तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़े तो क्या भगवान से लेने जाओगे? किसी अमीर से ही लाओगे ना। हाँ, इसीलिए तो हम तुझे समझा रहे हैं कि तेरे लिए यूपीएससी की तैयारी करना बिल्कुल बेकार है। तुम लोगों को ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अगर किसी का मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो तोड़ने की बात भी तुम्हें बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। और सुनो तुम लोग, मेरे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश मत करो तुम लोग, समझे? मैंने सोच लिया है कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके ही रहूंगा तो करके ही रहूंगा। भाई, इन मूर्खों को समझाना तो बेकार की बात है। चलो अब चलते हैं। देखा मुंशी जी, इन लोगों को पैसे का कितना घमंड है। घमंड तो महाबली रावण का ही नहीं रहा, तो ये क्या चीज है? ये तो कोई चीज नहीं है, इनका भी टूटेगा। चलो अब तुम राधा के साथ ही चले जाना, ठीक है? आओ। अबे यार, ये अनपढ़ इस गाड़ी के पास क्या कर रही है?
अबे ये कर क्या रही होगी? इस गाड़ी को साफ कर रही होगी। और ये क्या कर सकती है? सही कह रहा है, इसकी औकात ही यही है। ओ अनपढ़, इस गाड़ी को जरा संभाल कर साफ करना। अगर इस पर जरा भी खरोंच आ गई ना तो तेरी औकात नहीं है जो तू इसे सही करा सके। तुम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता भी है ये गाड़ी किसकी है? किसी की भी हो, लेकिन इतना जरूर पता है ये गाड़ी तेरी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में बैठने की औकात तेरी कभी नहीं होगी। ये गाड़ी एक IAS ऑफिसर की है। और हाँ, जब तुम्हें पता चलेगा ना कि वो ऑफिसर है कौन, तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? कौन है वो ऑफिसर, तू या तेरा पति? भाई आप कैसी बात कर रहे हो? इसके पति की इतनी हैसियत है IAS ऑफिसर लायक? तुम लोग ना अपने पैसों के घमंड में ज्यादा ही चूर हो रहे हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो ऑफिसर कौन है तो सुनो, वो मेरे पति ही हैं। तेरा पति IAS ऑफिसर? इसका मतलब तो ये गाड़ी भी तेरी हुई? हाँ, ये गाड़ी भी मेरी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो रुको, मेरे पति अभी आते होंगे। लो, आ गए। राधा, क्या हुआ? और ये लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं? ये लोग आपसे मिलने को ही यहाँ पर खड़े हैं। इनको यकीन नहीं हो रहा कि आप एक IAS ऑफिसर बन चुके हैं। क्यों? तुम्हारे ना मानने से क्या मैं एक IAS ऑफिसर नहीं रहूंगा? कान खोल कर सुन लो, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। तू एक IAS ऑफिसर है तो क्या अपनी औकात भूल गया जो हमसे ऐसे सीना तान कर बात कर रहा है? क्यों? अब पता चला तुम लोगों को कि मेरी औकात क्या है। और हाँ, आगे से किसी भी अनपढ़ को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अनपढ़ की भी औकात होती है। क्यों? देख ली तुमने अनपढ़ पत्नी की औकात? मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है, क्योंकि इसने अनपढ़ होते हुए भी मेरे आत्मविश्वास को नहीं टूटने दिया। समझे तुम लोग? अब चुपचाप इज्जत से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। समझे तुम लोग? चलो चलो आओ बैठो।